अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की तरफ से मुज़ाकरात की नाकामी के ऐलान के बाद अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। कतर और तुर्किया दोनों ही एक मरतबा फिर मुतहरक हुए हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर कराने की कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के वफूद इस वक्त भी इस्तंबुल में मौजूद हैं और दोनों सालसीन की तरफ से दोनों फरीकैन को कायल करने का कोशिश की जा रही है कि जनाब वो मुज़ाकरात के लिए एक और दौर करें। और इस हवाले से ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि सालसीन की तरफ से इस मर्तबा एक नया ऑप्शन सामने लाने की बात की जा रही है और दोनों से कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों फरीक जो है वो इस बात पर राजी हों तो सालस आपके सामने एक नया फार्मूला रखने के लिए तैयार है जो कि आप दोनों के लिए काबिल कबूल हो सकता है और किसी भी मुआहदे के लिए मिडल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब ये जो मुज़ाकरात का नया दौर जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं ये कामयाब होगा या नहीं, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि इस वक्त तक जो भी सिचुएशन सामने आ रही है, खास तौर पर मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जिस तरीके से तुंदो तेज बयानात सामने आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हो, ये तो कुछ ज्यादा अच्छा पैगाम नहीं दे रहे। कैसे, ये एक अहम सवाल है। इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बढ़ता हुआ अदम एतमाद क्या कोई नया गुल खिलाएगा या इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात के 5वें दौर की कोशिश कामयाब होंगी और इसके अंदर कोई बाहमी इत्तफाक राय से मुआहदे की कोई सूरत निकल आ सकती है। इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं 4 दिन के मुज़ाकरात के दौरान काबुल में क्या हुआ, क्योंकि ये जो 4 दिन मुज़ाकरात इस्तंबुल में रहे तो तमाम तर तवज्जो इस्तंबुल में डायलॉग के ऊपर और डायलॉग के फाइनल आउटकम के ऊपर ही मरकूज रही। इस दौरान काबुल में क्या होता रहा, वहां पर कौन आया, कौन गया, किसकी वहां से मुलाकात हुई, ये तमाम के तमाम जो पहलू हैं ये नजर से पोशीदा रहे। लेकिन इस दौरान यकीनी तौर पर जो काबुल है वो खामोशी से तो नहीं बैठा रहा होगा, उसके जहन में भी ये पहलू किसी न किसी जगह पर तो मौजूद होगा कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से ये मसला बार बार उठाया जा रहा था कि जनाब हम तहरीरी तौर पर नहीं, हम आपको जुबानी यकीन दहानी देने के लिए तैयार हैं, या इस बात का इशारा दिया जा रहा था कि टीटीपी पाकिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, तो उनको इस बात का बखूबी अंदाजा था कि ये पाकिस्तान की रेड लाइन है, पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा और अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान एक मरतबा फिर अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए या अपने हक़ दिफा को इस्तेमाल करते हुए, हॉट परस्यूट करते हुए अफगानिस्तान के अंदर दोबारा एयर स्ट्राइक्स कर सकता है दहशतगर्दों के ठिकाने पर। तो ये ऑप्शन यकीनी तौर पर उनके जहन में मौजूद होगा। इसी तनाजुर में जब सूरत हाल को चेक किया गया तो फरिश्तों ने जो है वो इस बात की खबर दी कि ये जो 4-5 दिन के का जो वक्फा था, फरिश्तों के मुताबिक ये कोई इतना पुरसकून नहीं था, क्योंकि इन अरसे के दौरान जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पर बताया जा रहा है कि एक इंडियन बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 ये तैयारा है और इसको अफगानिस्तान के एक एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होते हुए देखा गया है। अब चूंकि ये जो तैयारा है एक इंडियन तैयारा है और मलकियत भी इंडियन एयरफोर्स की है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तैयारे के ज़रिए, और एक ट्रांसपोर्टर तैयारा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई छलियाँ तो इंडिया ने नहीं भेजी अफगानों के लिए कि जनाब इसको भूनें और बेचें। यकीनी तौर पर यहाँ पर कुछ एक ऐसा मटीरियल अनलोड किया गया है जिसके बारे में शायद अफगानों को ये बात बताने की कोशिश की गई है कि इसके बाद इस्लामाबाद आपके निशाने पर आ जाएगा। और यही वजह है कि इस्लामाबाद को निशाना बनाने के हवाले से मुतअद्दिद दावे सामने आए हैं। ना सिर्फ दावे सामने आए हैं बल्कि चंद ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें इस बात का दावा भी किया गया है
कि अमेरिका की तरफ से नकारा किए जाने वाले जंगी जहाज़ों समेत 70 और 80 की दहाई में मौजूद अफगानिस्तान की साबिक रजीम के जो जंगी तैयारे थे वो रिपेयर भी हो गए हैं और उड़ने के काबिल भी हो गए हैं, और उन तैयारों के अंदर कुछ रॉकेट टाइप चीज़ें भी लगा दी गई हैं। अब ड्रोन्स की फ्लाइट्स और इस जंगी जहाज़ की फ्लाइट, ये इस बात का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एरियल स्ट्राइक अफगानिस्तान पर की जाती है तो अफगानिस्तान इसका जवाब देगा। अब जवाब देने के लिए तो यकीनी तौर पर साजो सामान की ज़रूरत है, और वो साजो सामान इस वक्त अगर कोई दे सकता है तो अफगानों के नए अबू मोदी ही दे सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर तैयारा है C-17, इसके ज़रिए कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से वो शायद उन तक पहुंचाई गई हैं। वो कौन सी हो सकती हैं, इस पर बात करने से पहले ये देखते हैं कि कौन सी मुमकिना चीज़ें हैं जो C-17 के ज़रिए पहुंचाई जा सकती हैं। ये जो C-17 तैयारा है ये एक भारी लिफ्ट तैयारा है, और इसके अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर और भारी मिकदार के अंदर जो साजो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर इस सैयारे में इंजन के पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स और हाइड्रोलिक्स एवनिक्स यूनिट्स जो पुराने जहाज़ों की मुरम्मत के लिए दरकार हों वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और अभी रिसेंटली भारत ने अपनी एयरफोर्स से MiG-29 तैयारों को रिटायर किया है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास इस तरह का फालतू सामान काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, और वो इस साजो सामान को किसी न किसी तरीके से नया रंग रुंग करके वो अफगानिस्तान के आगे अपना सौदा बेच सकते हैं। इसके साथ साथ टूल्स और ये जो मशीनरी है, मुख्तलिफ जंग आलूद चीज़ों को काबिल इस्तेमाल बनाने की, और डायग्नोस्टिक यूनिट्स जिसके ज़रिए इस बात का तयन किया जाए कि मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों या जंगी तैयारे हों, तोपें हों, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हों या टैंक्स हों, उनको किस तरीके से दोबारा रिपेयर किया जा सकता है। तो ये जो डायग्नोस्टिक यूनिट्स हैं ये इनफैक्ट खराबी का पता लगाते हैं, और उस खराबी का पता लगाकर उस खराबी को दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ तकनीकी अमला भी इन जहाज़ों के ज़रिए पहुंचाया जा सकता है, ताकि वो जो चीज़ डायग्नोस करें कि जनाब इस जगह पर ये खराबी है, तो उसको दूर करने के लिए जो टेक्निकल अमला भी है वो भी वहाँ पर मौजूद हो। इसके साथ UAV किट्स यानी ड्रोन तैयार करने वाला साजो सामान और या तैयारशुदा ड्रोन्स वो भी वहाँ पर फराहम किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये साजो सामान, ये जो तैयारा है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, ये अगर को आपने कोट्स एंड कोट्स में इसको आपने तसव्वुर करना है कि अगर ये जो सामान है ये इस तैयारे के ज़रिए अगर अफगानिस्तान में लैंड किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि पुराने और बोसीदा फ्रेगमेंट्स की बहाली, ख़ास तौर पर अमेरिका और नेटो की जानिब से छोड़ी गई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और बड़े जो हथियार हैं, हैवी वेपन्स जो हैं, उनको काबिले इस्तेमाल बनाने की कोशिश की जा सकती है। और ख़ास तौर पर ये जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स के तहत जो फौरी तौर पर चीज़ें ठीक हो सकती हैं उनको ठीक करके तो उनके हवाले किया जा सकता है, क्योंकि ये इनफैक्ट इस वक्त की इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। अब अफ़गानिस्तान से मामला शिफ्ट करते हैं इंडिया की तरफ, और अगर हम इंडिया की तरफ जाएं तो हमारे सामने कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं। ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ से एक जानिब 30 अक्टूबर से लेकर जो पहला नोटिम जारी किया गया था 10 नवंबर के लिए, और इस मशकों में ऑपरेशन त्रिशूल नाम की जो मशकें हैं, जो तीनों उनकी फौजें हैं वो इन मशकों में हिस्सा लेंगी, उसका ऐलान किया गया था। उसके बाद एक दूसरा नोटम जारी किया गया जिसके बाद इस बात का इजहार किया गया कि कोई नया मिसाइल टेस्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर किया जाएगा, और उस मिसाइल के लिए, उस मिसाइल के इस्तेमाल के लिए 4 नवंबर का नोटम जारी किया गया। उसके बाद रात गए एक और नोटम जारी आया, और उस नोटम में इस बात का इजहार किया गया कि इंडियन एयरफोर्स 4 नवंबर से 28 नवंबर तक वस्ती इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, वस्ती इंडिया में
फ़ज़ाई मशक़ें करेगी और इस मकसद के लिए इंडियन एयर स्पेस को 4 नवंबर सुबह 10 बजे से 28 नवंबर दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। तो ये एक लार्ज स्केल एक्टिविटी है जो कि इंडिया की तरफ से की जा रही है। और इसी दौरान भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ये बयान भी सामने आता है कि जनाब कोई नया हमला किया जा सकता है या कोई नई फौजी कार्रवाई की जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो मेरे ख्याल में 3 नुक्ते सामने आते हैं। यानी उनमें से एक नुक्ता जो इस वक्त काफ़ी हद तक वाज़े तौर पर नज़र भी आ रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक तवील कशीदगी या महदूद जंगी सूरत हाल को पैदा करने की या महदूद जंगी अरेंजमेंट के लिए तैयार हो रहा है। और उसी मकसद के लिए तीनों अफवाज पर मुश्तमिल जो मुश्तरका मशक़ें हैं जिनका नाम त्रिशूल एक्सरसाइजेज रखा गया है वो कंडक्ट की जा रही हैं। ये इसका पहला एस्पेक्ट है। और बार बार नोटम्स जारी करके और एयर स्पेस बंद करके और मिसाइल्स एक्सपेरिमेंट्स की अनाउंसमेंट करके इस बात को तकवीयत दी जा रही है कि इंडिया अब वॉर प्रिपनेस के एक नेक्स्ट लेवल पर आ गया है या हतमी मरहले पर आ गया है जहां पर इंडिया की तरफ से अपनी ताकत का इजहार किया जाएगा। अब वो ताकत का इजहार कैसे किया जाएगा वो मैंने आपको कल रात की वीडियो में बताया था कि किस तरीके से किसी भी एक कार्रवाई की सूरत में ये जवाज को तलाश किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मुसलसल जंगी मशक़ें चल रही हों तो किसी सरप्राइज एक्शन का इम्कान पाया जाता है। और ये सरप्राइज एक्शन इस वजह से भी इस वक्त इंडिया के लिए ज़रूरी है क्योंकि एक जानिब ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का बोझ इंडियन गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर है। और ये वजह है जो उसको मुसलसल इस बात पर उकसा रही है कि उसने अपनी इस हजीमत का बदला लेना है। और उस मकसद के लिए किसी एक मुकाम के ऊपर, मिसाल देता हूँ, सर क्रीक में जिसका इजहार चूँकि राजनाथ सिंह ने किया था, वहाँ पर कोई महदूद फौजी ऑपरेशन करके कोई छोटा मोटा इलाके पर एडवांसमेंट करके इस बात का इजहार किया जा सकता है, इस बात का दावा किया जा सकता है कि हमने पाकिस्तान के फलां इलाके पर कब्जा कर लिया। इस तरह की एडवांसमेंट जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी की जा सकती है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर ना होने की वजह से वहां पर होने वाली सरहदी झड़पें या आगे पीछे होना फौजों का, उसके ऊपर कोई इतनी ज्यादा इतराजात नहीं होते। हाँ, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी हो तो फिर इसको एक ओपन वॉर का जो है दर्जा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरा नुक्ता ये हो सकता है क्योंकि आजकल जो ड्रम बीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसमें ज्यादा तेजी आ गई है। कल उसने कहा था कि जनाब 7 नए और खूबसूरत तैयारे जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो 7 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। फिर उसने अगले लम्हे इस बात का भी इजहार कर दिया कि पाकिस्तान के वजीर आजम बड़े अजीम आदमी हैं और साथ उसने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज अ ग्रेट फाइटर। यानी उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को एक ग्रेट फाइटर के तौर पर पेश किया अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर। और इसके साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से भी जिक्र किया और कहा कि जनाब वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। जब जंग हो रही थी मैंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और कहा कि लड़ाई बंद कर दो, अदरवाइज तुम्हारे साथ तिजारत बंद। तो उसने फौरी तौर पर कहा कि ओके ओके ओके, लड़ाई बंद, तिजारत शुरू। और अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया और अमेरिका के दरमियान ये ट्रेड डील के लिए डायलॉग आगे बढ़ रहा है, इस एस्केलेशन को इंडिया एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप का कहा हुआ है उसके अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप को लाना चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम डी एस्केलेट करें तो फिर आपको हमारे साथ ट्रेड करना होगी और उसके लिए हमें रशियन ऑयल इंपोर्ट करने की इजाज़त देना होगी, या ये जो टैरिफ है इसको पाकिस्तान से कम रखना होगा इंडिया के लिए। कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ पर प्लान की जा सकती हैं। और तीसरा नुकता यकीनी तौर
पर इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से है। बिहार और बंगाल के इलेक्शंस हैं और इसका मकसद महज फौज के हौसले बुलंद रखना, तैयारी के दावे करना, मजा छकाने के ऐलानात करना और अपने जो लोग हैं, अपना जो वोट बैंक है, उसको मुसलसल हालत जंग के नैरेटिव में रखकर उनको पोलिंग बूथ तक लेके जाना। यही 3 वजूहात हैं और इन्हीं 3 वजूहात की बुनियाद के ऊपर इंडिया अफगानिस्तान को महदूद पैमाने पर जंग के लिए तैयार कर रहा है, ताकि पाकिस्तान को एक महाज के ऊपर मुसलसल उलझा के रखा जाए, ताकि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर यकीनी तौर पर बोझ आए। क्योंकि मिसाइल फायर करने से, टैंक चलाने से, गोलियां फायर करने से हर एक चीज के ऊपर एक्सपेंस तो आता है और इंडिया का ये यकीनी तौर पर ख्वाहिश और कोशिश है कि पाकिस्तान को इसी मामले में उलझा कर रखा जाए। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो मुज़ाकरात हैं, उसके बाद जिस तरह का रद्दअमल सामने आया, अता तारड़ साहब ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद को आग लगाने की बातें सामने आई। फिर जनाब हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक बड़ा तवील ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट में इस बात का इजहार किया कि हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब रखे, पाकिस्तान की सलाहियतों को आजमाना बहुत महंगा साबित होगा। ये जवाब था इस्लामाबाद पर अटैक करने के हवाले से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बैकग्राउंड के अंदर मुज़ाकरात के 5वें दौर के इनेकाद की कोशिशें, मेरा नहीं ख्याल कि वो मतलूबा नताइज दे सकती हैं, मा सिवाय इसके कि सालसीन जो है वो कुछ ऐसा काबिल अमल प्रपोजल लेके आए जिसके ऊपर अफगान तालिबान, ख़ासतौर पर काबुल और कंधार दोनों को मुत्तफ़िक किया जा सके एक जामे मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने के लिए। क्योंकि इससे पहले जिस तरह जनरल जो हैं शहाब असलम साहब से मंसूब, मैंने आपसे पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि 3 जो मुसवदे थे, ड्राफ्ट जो थे वो तैयार किए गए। 3 ड्राफ्ट्स के ऊपर अफगानिस्तान के वफ्द ने दस्तखत किए, लेकिन जब हतमी मुआहदे के लिए प्रिंट आउट्स निकलते थे तो वो बैकआउट कर जाते थे। तो इस तरह की सिचुएशन अगर ये 5th राउंड के अंदर भी होगी तो फिर कोई मुआहदा तश्कील नहीं पा सकेगा। अलबत्ता सूरत हाल की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। देखना यह है कि 5वां राउंड होता है और अगर होता है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.